सुप्रभात। मैं रविंद्र कुमार दुबे। आज मैं पुनः वर्धमान पब्लिक स्कूल से कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए विषय हिंदी लेकर आया हूँ। यहाँ आज मैं पाठ 6 स्पीति में बारिश पढ़ाऊँगा, जिसे कृष्णनाथ जी ने लिखा है। स्पीति इतिहास में बहुत कम मिलता है, इसका वर्णन नाम मात्र है। बहुत खोजने पर, बहुत अध्ययन करने के बाद कुछ अंश हमें प्राप्त होते हैं। किंतु कृष्णनाथ जी अपनी यात्रा में, जैसा कि मैं कृष्णनाथ जी के संदर्भ में बता दूं, वाराणसी में यह 1934 में पैदा हुए थे। वहीं इनका अध्ययन वगैरह हुआ। अर्थशास्त्री थे, जिस महाविद्यालय में इन्होंने एमए किया अर्थशास्त्र से, उसी में प्राध्यापक भी रहे। इन्होंने साहित्यिक अनेकों काम किए, लेखन कर्म इनका चलता रहा। किंतु इसके साथ ही साथ ये घुमक्कड़ थे। घुमक्कड़ कहते हैं घूमने वाले को, जिसे हम यायावर भी बोलते हैं। एक शब्द होता है यायावर। हमारे यहाँ, हमारे साहित्य में कृष्णनाथ जी के अतिरिक्त और भी तमाम साहित्यकार हैं जो कि यायावरी करते हैं, यानी घुमक्कड़ी करते रहे हैं। पंडित राहुल सांकृत्यायन तो बिल्कुल विश्व प्रसिद्ध ही हैं। नागार्जुन, जो अत्यंत विद्वान और महान कवि एवं लेखक थे, वह मधु कांकरिया ये कोई महिला लेखिका है। ये भी घूमने के शौकीन है। इसके पहले हमने और चीज़ों को बताया है, पढ़ा है। तो ये घूम करके, इनका मानना है कि अध्ययन तो अवश्य है, अध्ययन तो जरूरी है, किंतु घूमने से जो चीजें विस्तार से लिखी जा सकती हैं, वह पूरे अध्ययन से नहीं हो पाती। यही कारण है कि देश विदेश की यात्रा करने वाले कृष्णनाथ जी जहां भी जाते हैं, डायरी और कलम अवश्य इनके पास होती है, और वहां के समस्त वातावरण को, वहां के दृश्य परिदृश्य को, वहां की सभ्यताओं को, वहां की मर्यादाओं को, वहां की प्रथाओं को, रहन सहन की व्यवस्थाओं को कलमबद्ध कर लेते हैं। ऐसे में यह निकले हैं लद्दाख की ओर, तिब्बत और हिमालय के आसपास। उधर जब निकले हैं यात्रा करने के लिए, पगडंडियां हैं, बर्फीली रास्ते हैं, झाड़ियां हैं, दुर्गम रास्ते हैं, जोखिम भरे जगहों पर यह जा करके वहां से कुछ न कुछ लेते हैं और ले करके साहित्य को समर्पित कर देते हैं। अब यह स्थिति के संदर्भ में बता रहे हैं, जब हम पढ़ेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। यह हिमालय की गोंद में स्थित वह स्थल है जहां पर आज भी जनसंख्या बहुत कम है, या वहां रहने वाले वहां के मूल निवासी ही हैं। बाहर से कोई जा नहीं पाया है। बाहर से कोई नहीं जा पाया है, ये तो ठीक है, लेकिन वहां से भी लोग निकल नहीं पाए हैं। यह भी सत्य है, यह कथन सत्य है। अब वहां यदि बारिश हो रही है, स्पष्ट है कि बिल्कुल एक सुखद अनुभूति वहां के लोगों के लिए होनी चाहिए, जैसा कि स्पष्ट है इस शीर्षक से। लेखक वहां पर गए, देख रहे हैं, धरती नाम की चीज नहीं है, चारों तरफ बर्फ 1-2 फुट तक जमा हुआ है। अब बर्फ में खेती कौन करे, कैसे करे? थोड़ी बहुत जमीन होंगे, बस उसी से गुजारा
करते हैं स्पीति के लोग। वहाँ की जनजातियां, वहाँ के मूल निवासी दर्रों से होकर के पर्वत श्रेणियों को लागते हुए, जो कटीले झाड़ियों से संयुक्त है, हिंसक पशुओं से भरे हुए हैं, वहां पर जाना। वहां के संदर्भ में बहुत कुछ बताया है, हम आगे इसकी व्याख्या में स्पष्ट करेंगे। फिर हम यह यायावर थे, यायावरी करते थे, घूमते थे। इन्होंने बहुत सी किताबों को लिखा, जैसे लद्दाख में राग विराग, किन्नर, हिमालय यात्रा, पृथ्वी परिक्रमा, स्पीति में बारिश, जिसे हम पढ़ेंगे। ऐसे ही तमाम पुस्तकों की रचना करके इन्होंने हिंदी साहित्य को एक नया आयाम दिया। यहाँ इसे हम यात्रा वृत्तांत भी कहते हैं। इसको हम यात्रा वृत्तांत, यही भर नहीं, यदि हम इनकी कहानियों की, इनके लेख को पढ़ते हैं तो लगता है कि जैसे हम वहीं पर पहुंच गए हैं, या जो वहां से घूम आए हैं वो सोचते हैं कि कुछ अधूरा रह गया था, जिसे पाठ पढ़ने के बाद पूर्ण माना जाता है कि हाँ, अब हम घूमे हैं वहां पर। तो ये सब सारी चीजें इसमें दर्ज हैं। इसमें बताते हैं लेखक स्पीति में बारिश वहाँ यहाँ पहुँचे हैं कुछ साथियों के साथ। वहाँ की जो साधारण जनसंख्या है, जनता है, वो किस तरह से इनका आवभगत करती है। इनके जाते ही वहाँ पर बारिश होती है तो लोग कहते हैं आप काफ़ी भाग्यशाली हैं, आपके आते ही यहाँ बारिश हुई। वहाँ बारिश का तात्पर्य स्पीति में एक जश्न का माहौल खड़ा हो जाना। वहाँ बर्फ का रेगिस्तान है। रेगिस्तान में क्या पाया जाता है? बालू पाए जाते हैं, रेत पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ बर्फ का रेगिस्तान है। वहाँ बसंत बहुत कम समय के लिए होता है, महीने 15 दिन के लिए। बसंत क्या नाम मात्र का कि हल्की ठंडी कम हो जाती है, बस हो गया। और वर्ष भर वहाँ दिक्कतें होती हैं। एक कबीले से दूसरे कबीले तक जाने के लिए महीनों लग जाते हैं। हरकारा आज भी वहाँ होते हैं। हरकारा का तात्पर्य होता है एक जगह से दूसरी जगह अपनी सूचना को देना, अपनी मुखिया के, अपने मालिक के। वहाँ मुखिया ही सब कुछ करते हैं, जो पंचायत बैठती है, वहाँ कानून व्यवस्था गांव के ही लोग देखते हैं, संभालते हैं। आज भी वहाँ पर अत्याधुनिक सुविधाएं न के बराबर हैं। हालांकि सरकार ने प्रयास करके अब कुछ वहाँ सुविधाभोगी चीज़ों को प्रेषित करना शुरू कर दिया है, किंतु अभी भी पर्याप्त नहीं है। स्थिति मुगल काल से ही चली आ रही चला आ रहा एक स्थल है, जिसको हमेशा इतिहास ने देखा किया। बाद में अंग्रेजों के अधीन भी रहा, अंग्रेजों के बाद दूसरे के अधीन रहा, अब भारत सरकार के अधीन है, किंतु आज भी इस पर किसी प्रकार की व्यवस्थात्मक चीजें देखने को नहीं मिल रही है। तो इस तरह से इसमें हमने बताया कि यहाँ कृष्णनाथ जी इसके लेखक हैं। वे घूम करके अपनी यात्रा के दौरान जो भी देखते हैं, जो भी पाते हैं, उसको लिख देते हैं। यहाँ भौगोलिक वातावरण एक इस पर प्रस्तुत किया गया। हम पाठ में जब पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि हिंदी के शब्दकोश तो हमें मिल रहे हैं, हिंदी की तमाम चीज़ें हमें मिल रही हैं, किंतु उसके साथ ही साथ हम बैठे बैठे भौगोलिक वातावरण को भी देखेंगे। वहाँ के रहन सहन, वहाँ की जनजातियों के संदर्भ में बैठे बैठे बड़े ही कम व्यवस्था में पा सकेंगे। इसके बाद अब हम दूसरी व्याख्या, जो कि दूसरा वीडियो जाएगा व्याख्यात्मक वीडियो, तब तक के लिए हम इसको विराम देते हैं। धन्यवाद। अब मैं पाठ की ओर चलता हूँ। वीडियो में मैंने आप लोगों को पाठ के संदर्भ में और लेखक के संदर्भ में बताया है। अब मैं अनुच्छेदों को पढ़ाऊँगा और इसकी व्याख्या करूँगा। आए हुए कठिन शब्द और प्रश्नोत्तर के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा।
स्पीति हिमालय उत्तर प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। यहाँ स्पीति में बारिश, जैसा कि मैंने बताया कि इसके विषय में लेखक क्या कहते हैं, चूँकि ये उनकी यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत का तात्पर्य होता है हम यात्रा जहाँ पर करते हैं वहाँ कुछ सीख करके आते हैं। जैसे यात्राएं बहुत होती हैं, लोग अपने परिवार के साथ यात्रा करते हैं, मित्रों के साथ यात्रा करते हैं, या कभी कभी स्कूल के माध्यम से यात्रा किया जाता है। तो स्कूल के माध्यम से जो बच्चों को यात्रा कराया जाता है वह ऐतिहासिक जगहों पर ले जाया जाता है। वो उसका स्कूल का, विद्यालय का एक ही उद्देश्य होता है कि बच्चे इससे शिक्षा प्राप्त करें। यहाँ पर क्या है उसके संदर्भ में जाने, उनका अन्वेषण करें और अपने अपने ढंग से उसको समझने का पूर्ण प्रयत्न करें। जैसे हम किताब में पढ़ते हैं लाल किला, ताजमहल या और तमाम चीज़ों को, तो वहाँ पर जो हमारी यात्रा बनती है, जो विद्यालयी यात्रा होती है, वो शैक्षणिक यात्रा के अंतर्गत कही जाती है। तो जो बच्चे पढ़े हैं वहाँ जब देखते हैं तो उन्हें पूरा ज्ञान हो जाता है और उसी ज्ञान के आधार पर वह आगे बहुत कुछ कर सकने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ यात्रा, अब चूँकि यह लेखक हैं, साहित्यकार हैं, साहित्यकारों के लिए यात्रा नितांत आवश्यक भी है। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ को लिखने के लिए वहाँ पर जाया जाना अच्छा होता है। वैसे तो जो साहित्यकार होते हैं, कुशल साहित्यकार होते हैं, वर्णन कर देते हैं अपनी कल्पना के माध्यम से, किंतु जब वहाँ जा कर के लिखते हैं तो उन्हें कुछ नया अनुभव मिलता है, नई चीज को देते हैं और इससे जो है कि एक जन जागरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हम एक दूसरे जगह के संदर्भ में, वहाँ के दर्शन के विषय में, वहाँ की सभ्यता के बारे में, वहाँ की बोली भाषा के बारे में, वहाँ के रहन सहन प्रथा आदि के बारे में जानते हैं। अभी इसके पहले हम कक्षा 10 में आपको पढ़ाए थे, क्या है कि अर्थातो घुमक्कड़ जिज्ञासा वाले में, अर्थातो घुमक्कड़ जिज्ञासा तो है राहुल संकृत्यायन का, लेकिन वो जब युमथांग की तरफ जाते हैं, लंगोर की यात्रा जो तिब्बत के पास में है, तो किस तरह से वहाँ उन्होंने यात्रा में यह नहीं, मतलब कि उन्होंने बताया कि उन्होंने यात्रा किया, लेकिन उन्होंने मुझे क्या संदेश दिया कि वहाँ के लोग कैसे हैं, पर्दा प्रथा वहाँ पर नहीं है, और किसी भी अजनबी लोगों के लिए भी उनके अंदर क्या प्रेम है, क्या बर्ताव है, क्या भाव है, रास्ते कैसे हैं, और वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का दर्शन क्या है, वहाँ का धर्म क्या है, इन सब के संदर्भ में हमें जानकारी मिली, हम अवगत होते हैं। तो पुस्तक के माध्यम से हम घर बैठे बैठे ही समस्त विश्व स्तर की जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं। वह यात्रा वृत्तांत के ही अंतर्गत संभव हो पाता है। इसलिए यहाँ पर वो यात्रा वृत्तांत में कहते हैं कि स्पीति क्या है, लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। अब यहाँ लाहौल स्पीति, यह योग भी आकस्मिक है। यह जो योग है यह आकस्मिक है। आकस्मिक का मतलब होता है अचानक, एक मतलब कि कुछ लोगों ने सोच समझ करके नहीं किया, ये अनायास ही हो गया है इसका योग। इनमें बहुत योगा योग नहीं है। योगा योग कहने का तात्पर्य यहाँ योग अयोग, तो काट छांट, नुक्ता चीनी, ये सब बातें यहाँ पर नहीं हैं। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम रहा है। यहाँ जैसे कि मैंने वीडियो में बताया कि इतिहास में बहुत कम रहा है। क्यों रहा है? यहाँ ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों। दर्रा जो ये जमीन की धरती खिसक जाती है या जमीन के बीचों बीच एक भाग हो जाता है, फट सी जाती है, वहाँ दर्रा होता है। तो वो दर्रे क्या है, काफ़ी बड़े बड़े हैं, उनमें बस्तियाँ हैं, रास्ते हैं, फिर भी वह कठिन है। अलंघ्य भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है। अलंघ्य, अलंघ्य किसे कहते हैं? जिसे लांघा न जा सके। यहाँ जो भूगोल है, अलंघ्य है, जिसे हम लांघ नहीं सकते, उस भूगोल को भी हम लांघ नहीं सकते। इतिहास का एक बड़ा कारक है। यह इतिहास का एक बहुत बड़ा घटक है, भाग है। अब जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है, तब भी लाहौल स्पीति का योग
प्रायः वायरलेस सेट के जरिए है, जो केवल केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है। यहाँ एक बात, जैसा कि मैंने स्पष्ट किया था अपने वीडियो वाले में, कि अब कुछ सुविधाएं वहाँ पर दी जा रही है, सरकार कुछ ध्यान दे रही है, फिर भी वहाँ वायरलेस है, आज भी वायरलेस सेट है, मोबाइल वगैरह या फिर ये सब अत्याधुनिक जो हम अपनाते हैं, यहाँ वाले वहाँ लोग नहीं अपना पा रहे हैं। यहाँ काजा और जो है कि केलंग के बीच खड़कता रहता है। यहाँ स्पष्ट है कि कोई दो स्थान होंगे या कोई दो व्यक्ति होंगे जिनके बीच दूरी बहुत ज़्यादा होगी, स्थान ही ले लीजिए, तो उनके बीच में क्या है, या केलंग और काजा यहाँ जो है कि आगे स्पष्ट करेंगे कि वहाँ के जो जनाधिपति हैं, जनाधिपति का तात्पर्य जैसे कि गांव के मुखिया वगैरह होते हैं या ऐसे ही उनके विभाग बटे हैं, उनके बीच में क्या बातें हो रही हैं या कौन सी व्यवस्था चल रही है, उसके संदर्भ में कुछ कहना चाह रहे हैं। फिर भी केलंग के बादशाह का भय लगा रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा। यह केलंग एक स्थान का नाम है, वहाँ का बादशाह कहते हैं राजा को, यानी केलंग की जो जमीन है जिसके अंतर्गत है, जिसके अधीनस्थ है, वह काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा नहीं रही है। वो ये सोच रहा है जो उसके काजा है, काजा का तात्पर्य उसके सबॉर्डिनेट जो होते हैं, जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं, ऊंचे पद पर रहने वाले, उनके सूबेदार उनकी अवज्ञा का तात्पर्य है उनकी बात को टाल मटोल तो नहीं कर रहे हैं, कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है, लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कर भी क्या सकता है। बसंत में भी 170 मील आना जाना कठिन है, शीत में प्रायः असंभव है। यहाँ एक बात स्पष्ट कर दे रहे हैं कि वह स्थल जहाँ का बादशाह है, अब वहाँ पर जो है कि काफ़ी दूरी तक स्पीति, लाहौल, ये सब जो चीज स्थान बताए गए हैं काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। वनस्थली है, पहाड़ है, बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ हैं, दर्रे हैं, झाड़ियाँ हैं और जो है कि हिंसक पशु वगैरह हैं। तो अब यहाँ पर बसंत में भी 170 मील आना जाना कठिन है। कहने का तात्पर्य जहाँ पर ये बादशाह है, कोई भी होगा, तो वहाँ से अगर काजा तक संदेश पहुँचाएगा तो कोई हरकारा अगर जाएगा तो 170 मील काफ़ी दूर, बसंत के समय में भी, वहाँ बसंत बहुत कम समय के लिए होता है, 1-1.5 महीने के लिए होता है, वो भी थोड़ी ठंडी कम पड़ गई इसी को बसंत मान लेते हैं, और कड़ाके की ठंडी पड़ गई तब तो जाना बिल्कुल दुष्कर है। ऐसी हालत में भी सुगमता से कहीं जाया नहीं जा सकता कि और वायरलेस यानी टेलीफोन से बात हो सकती है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। शीत में प्रायः असंभव है। यहाँ ये भी बता रहे हैं कि शीत में जब कड़ाके की ठंडी पड़ती है, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, इस सब में, तब तो असंभव है, बिल्कुल असंभव है। और जब यहाँ मार्च, अप्रैल वगैरह में जब बसंत का मौसम सा आता है, उसमें भी नहीं जा पाते लोग। अब यहाँ प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है। अनाम माने जिसका कोई नाम न हो। यहाँ लेखक संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि प्राचीन काल में बहुत पहले शायद एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि स्पीति भारतीय साम्राज्यों का, जो भारतीय साम्राज्य यहाँ पर थे, इसके पहले बहुत से साम्राज्य थे, तो उसमें जो है कि यह अनाम अंग, बिना नाम का अंग रहा होगा, किंतु इसका कोई नाम न होगा। नाम होता तो इतिहास में दर्ज अवश्य होता। जैसा कि पहले ही बताया है कि इतिहास में भी बड़ी कठिनाई से स्पीति के संदर्भ में समझा जा सकता है। जब ये साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र रही है। जब साम्राज्य टूट करके विलय हो गए, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो तमाम ऐसे साम्राज्य थे जो अलग अलग थे। कहीं रियासत थी तो कहीं जो है कि कुछ था, कहीं कुछ था, तो अपने अपने सूबे को लेकर के कभी सिराजुद्दौला हैं तो कहीं नवाब साहब हैं, कहीं कोई ठाकुर साहब हैं, कोई राजा विजयपुर है तो कोई राजा डैया है, इस तरह के काशी नरेश हैं। इस तरह के छोटे छोटे राज्यों में जो हमारा साम्राज्य स्थापित था हमारे भारतवर्ष का, तो भारत स्वतंत्रता के बाद सब
विलय हो गया। लौह पुरुष थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे उस समय पर, उन्होंने अपनी चतुराई से और बुद्धिमत्ता से सबको भारतवर्ष में मिला लिया। किंतु यह जो लाहुल वाली स्थिति है स्पीति की, इसको बता रहे हैं कि स्वतंत्र ही रहा होगा, ऐसा स्पष्ट किया जा रहा है। फिर मध्य युग में प्रायः लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल, कभी बुशहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है। यहाँ लाहुल की स्थिति को बता रहे हैं कि यह बार बार तमाम मंडलों के अधीनस्थ अवश्य रही होगी। कभी लद्दाख मंडल, यहाँ मंडल कहने का तात्पर्य हुआ कुल्लू मंडल, बुशहर मंडल, कश्मीर मंडल, लद्दाख मंडल, है ना। जैसे कि 4, 6, 10 जिलों को लेकर के एक केंद्र सा बनता रहा होगा पहले। तो यह क्या है कि बारी आती है ना कि ये यहाँ का स्थान इतने समय के लिए इस शासक के अधीन रहेगा, फिर अब उनका 4, 6, 10 साल बीता तो ये स्थान उनके लिए हो गया। इस तरह की संभावना व्यक्त की जा रही है, ऐसी व्यवस्था रही होगी। तभी तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि यह अनेक बार अनेक मंडलों के अंतर्गत, जैसे होता है ना दिल्ली मंडल अंतर्गत, वाराणसी मंडल अंतर्गत, विंध्याचल मंडल अंतर्गत, इस तरह की आती है बात। जैसे विंध्याचल मंडल अंतर्गत, तो विंध्याचल मंडल क्या है, अगर हम बाहर जाएंगे तो यही कहेंगे ना कि हम काशी मंडल अंतर्गत रहते हैं, या प्रयाग मंडल अंतर्गत रहते हैं, या विंध्याचल मंडल अंतर्गत रहते हैं। तो यहाँ एक नाम दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है कि वह नामचीन स्थल होता है जिसे इतिहास भी जानता है और कदाचित लोग भी जानते हैं। इसलिए यहाँ पर लेखक ये इस बात को बता रहा है कि मध्य युग में इस तरह के अनेकों बार अनेकों लोगों के द्वारा यह संपर्क में आया रहा होगा। कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है, तो कभी ब्रिटिश जब हुकूमत यहाँ पर थी, अंग्रेजों का शासन था, तो उसके भी अधीन रहा होगा। तब भी प्रायः स्वायत्त रही है। स्वायत्त का मतलब होता है स्वतंत्र, अपने आप में, यानी इससे किसी का लेना देना नहीं। अधीनस्थ जरूर रहा है, किंतु इस पर किसी ने शासन नहीं चलाया। अगर शासन चला होता तो दो बातें होती, या तो विकास होता या तो विनाश होता, दो में से एक ही चीज होती। यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, यह जैसे तब थी आज भी वैसे ही है, यही लेखक बता रहे हैं। इसकी स्वायत्तता भूगोल में सिरजी है। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है, भूगोल ही इसका संहार भी करता है। यहाँ यह बता रही कि इसकी जो स्वतंत्रता है यह भूगोल में है। भूगोल भौगोलिक जो भूगोल का अध्ययन किया जाता है, भौगोलिक वातावरण को जब हम लेते हैं, बात करते हैं उसके संदर्भ में, तो भूगोल के अंतर्गत आता है। तो भौगोलिक विद जो होते हैं वे जानते हैं कि कहाँ पर क्या है, तो वे अन्वेषक भी होते हैं, अन्वेषण करते ही रहते हैं, खोज करते हैं, खोजी वृत्ति के होते हैं। तो वह यह स्पीति या लाहुल केवल भूगोल में ही होकर रह गया, और भूगोल जानता है कि यह क्या है, कहाँ है। अगर भूगोल चाहता तो इसे नष्ट करता। नष्ट करने का तात्पर्य अपने आप में समाहित न करता, इसे अनदेखा कर देता, किंतु यह देख रहा है उसको, इसीलिए तो भूगोल के वातावरण में आज भी परिणित है। पहले कभी उन राजाओं को कोई हरकारा आता था तो उसके आते जाते वह अल्प बसंत बीत जाता था। हरकारा, जैसा कि मैंने बताया वीडियो में, कि हरकारा जो तेजी से चलने वाले होते हैं, धावक होते हैं एक तरह से, और किसी संदेश को, पत्र आदि को एक कुनबे से दूसरे कुनबे तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो वो भी अगर जाते हैं तो आधा बसंत, यदि 3 महीने का बसंत है तो 1.5 महीना, 1 महीने का बसंत है तो 15 दिन, 2 महीने का बसंत है तो 1 महीना, यानी आधे बसंत से ज़्यादा समय लग जाता था। कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता था तो स्पीति का तरीका वही था जो तुपचिलिंग गोनपा में मैंने देखा। यहाँ जोरावर सिंह नाम है किसी व्यक्ति का, तो कैसे व्यक्ति का है? हिंसक, जो घुसपैठी होते हैं या लूटपाट करने वाले होते हैं, विदीर्ण करने वाले होते हैं, ऐसे भी यदि लोग आते हैं तो भी उसकी हालत वैसी है जैसे तुपचिलिंग गोनपा में मैंने देखा। ये स्थल का नाम है।
जब डायनामाइट का विस्फोट का मतलब होता है जैसे विध्वंसकारी यंत्र या चीज़ें होती हैं, जैसे बम वगैरह फोड़ देना, ये सब करना, वहाँ के रहन सहन को, वहाँ की प्रकृति को विनष्ट करने की जो व्यवस्था है उसके विषय में बता रहा है। तो लाहुली हदस कर, आंख बंद कर, चागमा का तना पकड़ एक दूसरे को पकड़ कर बैठ गए। यहाँ जब वहाँ विस्फोट हुआ, डायनामाइट तोड़ा गया, जिससे बड़े बड़े पहाड़ उखड़ जाते हैं, सब तितिर बितिर हो जाता है। तो यहाँ एक बात बता रहे हैं कि वहाँ चागमा होता है पेड़ का तना। वहाँ जो लाहुली यानी लाहुल में रहने वाले लोग, जो जनजातियाँ हैं, वे चागमा का तना पकड़ करके बैठ गए। यानी वो लड़े नहीं, भागे नहीं। भागते तो कहाँ भागते, लड़ते तो कैसे लड़ते, हथियार था नहीं उनके पास, वो व्यवस्था थी नहीं, अचानक हमला हुआ था। तो ये बैठ गया और एक दूसरे को पकड़ करके, उसका तना और एक दूसरे को पकड़कर सिमट करके बैठ गए। जब धमाका गुजर गया तो फिर डरते डरते आंख खोल कर उठे। जब धमाका आया चला गया, बहुत कुछ समय बीत गया। जब समझ गए धमाका नहीं होगा तो आंख खोले, डरते डरते सहमे हुए। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए। उसने स्पीति को और वहाँ के बिहारों को लूटा। यह अप्रतिकार शायद स्पीति में सुरक्षा की पद्धति है। यहाँ क्या है, जोरावर सिंह जब आया तो उसने स्पीति को लूटा, लाहौर को लूटा। तो वहाँ के रहने वाली जो जनजातियाँ थी वो घर छोड़कर भाग गई। यहाँ स्पीति को सुरक्षित रखने का अहम भूमिका वहाँ से पलायन करना ही था। तो भागते तो कहाँ भागते, गुफाओं में भाग गए, पहाड़ों पर भाग गए, दर्रों में छिप गए, यही ना, लेकिन वहीं पर थे। स्पीति में जनसंख्या लाहौर से भी कम है। यहाँ जैसा कि मैंने बताया भौगोलिक वातावरण दे रहा है एक आंकड़ा, आप बैठे बैठे आनंद ले सकते हैं लाहुल का। दत्तचित्त होकर के सुनिएगा। 1901 को जनगणना के अनुसार 3231 रही है। यहाँ जनगणना बता रहे हैं कि वहाँ लाहुल में कितने लोग हैं। 1901 में जब जनगणना हुआ तो 3231 लोग थे। 1971 की जनगणना के अनुसार 7196 हो गए। इसका क्षेत्रफल मुझे 1971 जनगणना में लाहौल के साथ जोड़कर मिला है, जो 12,015 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ जो पैमाना बता रहे हैं जमीनी स्तर का वो इतना है, कितना है 12,015, और लोग कितने हैं 1971 में 7,196। स्पीति का अलग क्षेत्रफल नहीं दिया गया है। इंपीरियल गजेटियर यानी ऑक्सफोर्ड 1908 खंड 23 के अनुसार यह क्षेत्रफल 2155 वर्ग मील है। इस तरह स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है। 1901 में यह प्रति वर्ग मील 2 से भी कम थी। यानी 1901 में अगर देखा जाए तो 1 वर्ग मील में 2 से भी कम जनसंख्या, यानी कि जो जनसंख्या है 2 वर्ग मील में 1 आदमी, इस अनुसार मतलब कि बांटा गया। लाहौल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज से भारत को जस का तस मिला। ब्रिटिश राज ने उस पर कुछ भी अत्याचार नहीं किया, और न तो बढ़ाया न तो घटाया, न पुरस्कार ही दिया, कुछ भी नहीं किया, कोई ध्यान नहीं दिया। और जब वो छोड़कर जाने लगे तो भारत सरकार को उन्होंने जैसे का तैसे दे दिया। अंग्रेजों को यह 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला। गुलाब सिंह वहाँ के सूबेदार रहे होंगे, राजा रहे होंगे, तो उन्होंने दिया। अंग्रेज इनके जरिए पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में प्रवेश चाहते थे। तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हित भी थे। यहाँ उस समय पर पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में, ऊन कोई जगह है, उस क्षेत्र से वे प्रवेश चाहते थे, लेकिन वे तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हित में भी थे। वे तिब्बत में जो अंग्रेजी साम्राज्य था दूरगामी हित, दूरगामी का मतलब आगे तक उसका हित हो सके उसके लिए था। ऐसा सोच रहे थे कि हम अगर वहाँ पहुँचेंगे तो हमारे हित में रहेगा। जो भी हो, 1846 में कुल्लू, लाहौल, स्पीति ब्रिटिश अधीनता में आए। ये 1846 में ये जो नाम दिए हैं कुल्लू, लाहौल, स्पीति वगैरह के, ये सब ब्रिटिश के अधीन हो गए, ब्रिटिश के
साथ मिल गए। पहले सुपरिटेंडेंट के अधीन थे, फिर 1847 में वे कांगड़ा जिले में शरीक कर दिए गए। कांगड़ा जिला वहाँ मतलब कि हो गया। लद्दाख मंडल के दिनों में भी स्पीति का शासन एक नोनो द्वारा चलाया जाता था। यहाँ नोनो किसे कहा गया है? वहाँ का जो है कि जो राजा होगा या उसको चलाने वाले स्थानीय शासक जो होते हैं उन्हें नोनो कहते हैं। ठीक है। ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से यह नोनो कार्य करता रहा है। नोनो ठीक है, शासक था, वहाँ का सूबेदार था, कुछ भी हो, लेकिन असिस्ट कमिश्नर के समर्थन में ही काम करता था। इसका अधिकार क्षेत्र केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था, लेकिन स्पीति के लोग इसे अपना राजा ही मानते थे। राजा नहीं है तो दमयंती जी को रानी मानते हैं। दमयंती, नोनो की पत्नी को दमयंती कहा गया। नोनो शासक है, राजा है, तो उसका जो है कि वो इसे क्या स्त्रीलिंग दमयंती, जिसे जो है कि वे मान लेते थे। अगर राजा नहीं है, कहीं चला गया है या खो गया या मर गया, कुछ भी हो, तो उसकी जो पत्नी थी उसके अंतर्गत वो जो है कि सारे क्षेत्र आते थे। तो इस तरह से यहाँ प्रथम अनुच्छेद पूर्ण हुआ। अब हम इसमें आए हुए कठिन शब्दों की ओर ध्यान देंगे और इसमें हम कुछ प्रश्न का निर्माण किए हैं, उसको हम देखेंगे, तब हम दूसरे अनुच्छेद की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर कठिन शब्द में जैसे आता है आकस्मिक। आकस्मिक का मतलब होता है अचानक। अलंघ्य, जिसे लाघा न जा सके। अवज्ञा का अर्थ होता है निरादर। अनाम, अनाम का अर्थ होता है बिना नाम का। हरकारा, पत्र संदेश वाहक। नोनो, स्थानीय शासक। स्थानीय शासक को नोनो कहा जाता है। अब यहाँ पर हमने प्रश्न का निर्माण किया है। प्रश्न 1, स्पीति इतिहास में कम क्यों रहा है? उत्तर, ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण स्पीति इतिहास में कम रहा है। प्रश्न 2, केलंग के बादशाह को किस बात का भय रहता है? उत्तर, कहीं राजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है, कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है। प्रश्न 3, स्पीति की जनसंख्या घनत्व क्या है? उत्तर, स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है। प्रश्न 4, अंग्रेजों ने लाहुल स्पीति कैसे पाया? उत्तर, अंग्रेजों को यह 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला। प्रश्न 5, नोनो क्या है? इसका अधिकार क्षेत्र किसके बराबर है? उत्तर, स्पीति के शासक को नोनो कहा जाता है। इसका अधिकार क्षेत्र द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर है। इस तरह से हमारा हुआ। अब हम दूसरा अंश देखेंगे। अब हम चलते हैं दूसरे अनुच्छेद की ओर। 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ, जिसके तहत लाहुल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। यहाँ आगे बता रहे हैं लेखक कि स्पीति में क्या बदलाव हुआ। 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ। रेगुलेशन यहाँ कुछ नियम कायदे कानून से संबंधित बात हुई होगी, उसके विषय में बता रहे हैं कि वहाँ लाहुल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। यानी कि इसके पहले जो अनाम था या गुमनाम था, नहीं लोग जानते थे। उस समय पर 1873 में लोग जानना शुरू किए। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ नहीं लागू होते थे। ब्रिटिश भारत के जो अन्य कानून और जगहों पर लागू थे, यहाँ पर लागू नहीं हो पाए। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार नोनो को दिए गए, जिसमें मालगुजारी इकट्ठा करना और छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करना भी शामिल था। यहाँ मालगुजारी एक शब्द आया है, मालगुजारी, मैं आपको समझा दूँ। मालगुजारी सब पहले ब्रिटिश शासक के पहले भी जमींदार लोग लेते थे। जैसे जमींदारों पास हजारों बीघे ज़मीन थे, तो 10-10 बीघे, 55 बीघे, 100-100 बीघे किसानों को देते थे। तो उनसे जो टैक्स लेते थे, कर वसूलते थे, उसे मालगुजारी कहा जाता था। आज भी सरकार द्वारा मालगुजारी किसानों से ली जाती है। तो यहाँ नोनो जो थे वो मालगुजारी लेते थे।
और जो फौजदारी का तात्पर्य होता है झगड़े के जो मुकदमे थे आपस में मनमुटाव के, लड़ाई झगड़े के, उसको दोनों ही निपटा देते थे समझा बुझा कर या दंड वगैरह लगा दे करके उसे स्पष्ट कर देते थे, फैसला सुना देते थे। उसके ऊपर के मामले वह कमिश्नर के पास भेज देता था। यदि फौजदारी के ऊपर भी कोई मामला था, जैसे हत्या का या किसी और आरोप का, जो संगीन आरोप या अपराध थे, वह कमिश्नर को भेजता था, तो कमिश्नर उसकी सुनवाई करते थे। उन दिनों लाहौल स्पीति का वृत्तांत कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है। यहाँ जब इतिहास की छानबीन लेखक करते हैं तो पाते हैं कि कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील जो था, वहाँ लाहौल और स्पीति के कुछ फरियाद या कुछ बातें देखने को मिलती है। स्वराज्य के बाद 1960 में लाहौल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया, जिसका केंद्र केलंग में है। यहाँ 1960, यहाँ स्वराज्य के बाद का मतलब हुआ, जब स्वतंत्र हुआ मेरा भारत 1947 में, यानी 13 साल बाद 1960 में उसको एक अलग राज्य घोषित किया, अलग जिला बनाया गया, जिसका केंद्र केलंग में है। केलंग नामक स्थान है, वहाँ पर उसका केंद्र है। 1966 में जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना तो लाहौल स्पीति उसका उत्तरी छोर का जिला हो गया। यह देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र है। लाहौल स्पीति उत्तरी छोर का जिला हो गया। इसे बता रहे हैं कि काफ़ी दुर्गम है, दुर्गम जहाँ रास्ते बेकार ऐसे हों कि हम जा न पाएँ, है ना, जोखिम भरा हो, तो यह बहुत ही दुर्गम स्थल माना गया है। यहाँ स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। यहाँ देखिए, मैंने बताया कि इसमें आपको हिंदी के साथ ही साथ, साहित्य के साथ ही साथ भूगोल की भी तमाम जानकारियाँ प्राप्त होंगी। अब स्पीति के स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि यहाँ 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। यहाँ जो भौगोलिक व्यवस्था दी गई है, यह कहाँ स्थित है, किस पैमाने पर स्थित है, इसको जो है कि बड़े अच्छे ढंग से समझा रहे हैं। यहाँ चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का कैदी है। कैदी का मतलब इसके चारों तरफ पहाड़ ही है, पहाड़ का पहरा है। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। सोचिए, इतनी ज़्यादा फीट ऊंची है कि वहाँ सांस लेना भी दुर्लभ है, वहाँ हम पहुँच नहीं पाते। यह पहाड़ उसे पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में लाहौल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। यहाँ देखिए, मैंने बताया कि अब आप भूगोल की तरफ जा रहे हैं तो अब सब कुछ बता रहा है। लाहौल के चारों तरफ क्या है, यहाँ पहाड़ से पूर्व में तिब्बत, इसके लाहौल के पूर्व में तिब्बत है, पश्चिम में लाहौल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करता है। मतलब ये सब अलग, अगर अलग हैं, अगर बंटवारा करते हैं तो इन चारों दिशाओं में फैले हुए ये जो हमारे प्रांत हैं, जो जिले हैं, उससे इसकी जो है कि स्थिति को बयां करते हैं। इसकी मुख्य घाटी इसी नाम की स्पीति नदी की घाटी है। इसकी जो घाटी है, स्पीति नाम की नदी वहाँ बहती है, उसी के नाम पर पड़ा है। स्पीति पश्चिम हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूरब में तिब्बत में बहती है। स्पीति जो बता रहे हैं नदी के बारे में, 16,000 फीट ऊंचे पर्वत से निकलकर कि पूरब की तरफ, तिब्बत की तरफ बहती हुई जाती है, वहाँ से स्पीति में आती है। स्पीति से बहकर पुराने रामपुर बुशहर राज्य में, अब किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज में मिलती है। वह नदी कहाँ से आती है, वहाँ 16,000 फीट पहाड़ से उतर करके तिब्बत, स्पीति, रामपुर बुशहर राज्य, किन्नौर से होते हुए सतलज नदी में, यहाँ पर सतलुज यानी सतलुज नदी का नाम है, उसमें मिल जाती है। मेरी इस स्पीति नदी से प्रीति है। प्रीति का अर्थ होता है प्रेम। लेखक बताता है कि इस नदी से प्रेम है। स्पीति में मैं सिर्फ इसी नदी को पहचानता हूँ। सुनता हूँ कि कोई पारा नदी भी है,
फिर घाटी है। स्पीति के अलावा पीन की घाटी प्रसिद्ध है। यहाँ एक नए नाम आ रहे हैं नदियों के, जैसे पारा नदी, जो कि हम नहीं कहीं पढ़े हैं, लेकिन यहाँ लेखक के इस यात्रा वृत्तांत को पढ़ने से हमें स्पष्ट हो गया कि पारा नदी भी है। और वहाँ पीन की घाटी भी वहाँ माने जाने योग्य है। मान भाई से इसका किस्सा सुना है। मान भाई का मतलब वहाँ कोई स्थानीय व्यक्ति होगा जिसने लेखक को बताया। अत्यंत बीहड़ और वीरान है। इनमें से शायद स्पीति की घाटी ही आबाद है। जैसी वह आबाद है वह आप देख ही रहे हैं, प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग बसते हैं। यह आबादी की बात कर रहे हैं तो लेखक को एक हंसी छूटती है कि आबाद क्या है, वहाँ जनसंख्या बहुत कम है, 4 वर्ग मील पर 1 आदमी। इतनी कम जनसंख्या है, फिर भी कहा जा रहा है कि वह आबाद है। अचरज यह नहीं कि इतने कम लोग क्यों हैं, अचरज यह है कि इतने लोग भी कैसे बसे हुए हैं। लेखक को आश्चर्य नहीं है कि इतने कम लोग क्यों हैं, उसे तो उल्टे आश्चर्य हो रहा है कि यहाँ ये लोग बसे कैसे हैं। मैंने जब ही स्पीति की विपत्ति बताई है तो लोगों ने ही यही पूछा कि आखिर तब लोग वहाँ रहते कैसे हैं। यानी लेखक जब यात्रा करके लौटता है, अपने साथियों को, लोगों को, परिचितों को जब बताता है तो लोग सोचते हैं वहाँ के लोग रह कैसे रहे हैं। 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, सिर्फ एक फसल उगाते हैं, लकड़ी भी नहीं है कि घर गर्म रख सके। यहाँ सब कुछ जोखिम भरा हुआ है, दुर्दिन है, दुराशा है, दुश्चिंता है, बिल्कुल परेशानियों से भरे हुए हैं, फिर भी वे कैसे रह रहे हैं इसका जिक्र लोग करते हैं, पूछते हैं। वृत्ति नहीं, वृत्ति का तात्पर्य होता है कि कोई आचरण, वित्तम, कोई सभ्यता, कोई मर्यादा, किसी प्रकार का बंधन जो कि सामाजिक तत्वों से संयुक्त हो, इस बात को बता रहे हैं कि वृत्ति नहीं है। फिर क्यों कहते हैं? क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं? फिर वहाँ क्यों रह रहे हैं? क्या यह उनका धर्म है कि वह जन्मभूमि मानते हैं कि अगर हम यहाँ पैदा हुए हैं तो हम यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं सब कुछ होगा मेरा? अपनी जन्मभूमि के ममत्व के कारण रहते हैं, या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और जा नहीं सकते? बात क्या है, क्यों रह रहे हैं? जन्मभूमि के कारण, मातृभूमि के कारण एक लगाव, एक ममत्व है, एक प्रेम है, एक स्नेह है जो उन्हें बांधे हुए है, या वे कहीं और जा नहीं सकते? कहाँ जाएं? या फिर और बातों के साथ साथ यह सब कारण है। मतलब लेखक बता रहा है कि तमाम कारण बन सकते हैं कि वे कहाँ जाएं, कौन उनका उद्धार करने वाला है। मैं नहीं जानता, मैं तो इतना ही देखता हूँ कि यहाँ रह रहे हैं, इसलिए रह रहे हैं, और कोई तर्क नहीं है। तर्क से हम किसी चीज़ को भले सिद्ध कर सकें, स्पीति में रहने कुछ नहीं सिद्ध कर सकते। सब कुछ तर्क से सिद्ध किया जा सकता है, किंतु स्पीति में वे क्यों रह रहे हैं, इस बात को सिद्ध नहीं किया जा सकता। लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों? ज़्यादा करके संसार और निर्माण अतर्क है, तर्क के परे है। ये जो संसार है वह तर्क के परे है। निर्वाण कहते मोक्ष को, मुक्ति को, जहाँ हमें मुक्ति मिल जाए, सांसारिक बंधनों से छुटकारा मिल जाए। स्पीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों का भी है। लेखक पहले बताए स्पीति से वो बहुत प्रेम करते हैं, प्रीति है, प्रेम है, लेकिन वहाँ के पहाड़ भी उन्हें सुंदर लगते हैं। स्पीति के पहाड़ लाहुल से ज़्यादा ऊंचे, नंगे और भव्य हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है। शिव का अट्टहास नहीं, हिम का आर्तनाद है, ठिठुरन है, गलन है, व्यथा है। यहाँ पहाड़ों से प्रेम है, लेकिन वह प्रेम कैसा है? वहाँ क्या है? भगवान शिव का तांडव नहीं है, वहाँ अट्टहास नहीं है, किलकारी नहीं है, हंसी वहाँ नहीं गूंजती, वहाँ आर्तनाद है, रोना है, तड़पन है, ठिठुरन है, गलन है, व्यथा है, सब कुछ है, लेकिन अच्छाई वहाँ नहीं है, सुख नहीं है। इसी व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाई के आंकड़ों में नहीं कही जा सकती। ये व्यथा की जो कथा है पहाड़ों में नहीं कही जा सकती, पहाड़ सुनेंगे नहीं। फिर भी जो सुंदरता को इंच में मापने
के अभ्यासी हैं वे भला पहाड़ को कैसे बख्श सकते हैं। जो सुंदरता को गीजा से नापते हैं, गेज से नापते हैं, पैमाने से नापते हैं, वे पहाड़ों को क्या नापेंगे। यहाँ लेखक एक भर्त्सना भरी बात कहता है। वे यह जान लें कि स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है जिसे वे हिमालय जानते हैं। हिमालय तो सब जानते हैं, इतिहास भी जानता है, भूगोल भी जानता है, लोग भी जानते हैं, तो उसकी मध्य घाटी ही है स्पीति। स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम और छोले भटूरे का कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, यह वह सब हिमालय नहीं है। ये सब हिमालय नहीं है। जो अभी बातें की जा रही हैं, लेखक ने बताया, ये हिमालय नहीं है। हिमालय की तलहटी हो सकती है। हिमालय का तलुआ है, तलुआ का मतलब वही तलहटी। शिवालिक या पीर पंचाल या ऐसा ही कुछ उसका नाम है, शिवालिक। शिवालिक एक स्थल है, हमने पढ़ा है कि पहाड़ जो हिमालय का निचली स्थल होता है उसे शिवालिक कहा जाता है। वहाँ पर जो बर्फ़ है, जो वहाँ पर पत्थर हैं, शिवलिंग के आकार के बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए उसका नाम शिवालिक पड़ गया। ऐसा ही कुछ उसका नाम है या तलहटी है। रोहितांग जोत के पार मध्य हिमालय है। इसमें ही लाहौल स्पीति की घाटियाँ हैं। लाहौल स्पीति की घाटियाँ कहाँ हैं, इसको बता रहे हैं। इन घाटियों की औसत ऊंचाई नापी गई है। श्री कनिंघम के अनुसार लाहौल की समुद्र की सतह से ऊंचाई, यहाँ श्री कनिंघम कोई हैं, उन्होंने जो बताया है, इतिहासकार हैं या भौगोलिकविद हैं, भूगोलविद हैं, उन्होंने क्या बताया है कि समुद्र की सतह से कितनी ऊंची है। यह 10,535 फीट ऊंची जगह पर यह है समुद्र तल से। स्पीति की 12,986 फीट है, यानी लगभग 13,000 फीट तो औसत ऊंचाई है। लाहौल की स्पीति की ऊंचाई के संदर्भ में यहाँ पर बता रहे हैं। आपको देखो हर जगह जगह पर पैमाने मिलेंगे, वहाँ की व्यवस्था मिलेगी, वहाँ का रहन सहन मिलेगा। इसको अच्छे ढंग से यदि आपने पढ़ लिया तो समझिए कि स्पीति के भूगोल को आपने पढ़ लिया। यहाँ लेखक ने उदारता दिखाया है हमें, हमारे लिए, आपके लिए, हर पढ़ने वालों के लिए, कि उसे वहाँ से वास्तव में क्या क्या मिल सकता है। अब इसमें आए हुए कठिन शब्द और प्रश्न उत्तर के ओर हम चलते हैं। कठिन शब्द रेगुलेशन, यहाँ रेगुलेशन जो है प्रथा या चलन। दुर्गम, कठिन, वीरान, सुनसान, अचरज, आश्चर्य, वृत्ति, आचरण, निर्वाण, मोक्ष या मुक्ति, व्यथा, पीड़ा। अब यहाँ प्रश्न 1, लाहौल और स्पीति को विशेष दर्जा कब दिया गया। उत्तर, जब 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ। प्रश्न 2, नैनो को कौन से अधिकार दिए गए। उत्तर, मालगुजारी इकट्ठा करना और छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करना। प्रश्न 3, लाहौल स्पीति का वृत्तांत कहाँ मिलता है। उत्तर, कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है। प्रश्न 4, स्पीति के पहाड़ के सिर पर लेखक किस चीज़ का होना बताता है। उत्तर, स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद, हिम का आर्तनाद, ठिठुरन, गलन, व्यथा का होना यही बताता है। इस तरह से हमारा ये दूसरा अंश पूर्ण हुआ। अब हम तीसरे अंश की तरफ